तो डायनसिफिलॉन की रेफरेंस में 3 टर्म्स आपको सुनने को मिली, रूफ एपिथैलेमस, फ्लोर हाइपोथैलेमस, लेटरल वॉल्स आर थैलामाई। एपिथैलेमस के साथ पाइनियल ग्लैंड अटैच्ड है, हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है। पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ये सब डिस्कस करेंगे। Cavity of the diencephalon is diocele or third ventricle and it is filled with cerebrospinal fluid. Right? Clear है जितनी टर्मिनोलॉजी? Now, आगे बढ़ते हैं। एपिथैलेमस जो है उसके ऊपर पाया मैटर जो है उसके साथ फ्यूजन हो जाता है उसका। अच्छा, ये पिया मैटर या पाया मैटर क्या है? याद कीजिए, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हुई मेनिंजेस होती हैं, मेम्ब्रेन्स व्हिच आर प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। कितनी मेनिंजेस मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी? चलिए बताइए, नाम बता सकते हैं उनके मेनिंजेस? कैन यू टेल मी द नेम्स? पायामेटर, इनरमोस्ट मोस्ट डेलिकेट, arachnoid middle web like layer and durameter outermost tough fibrous avascular layer। तो 3 meninges बताई थी, ड्यूरामेटर, arachnoid, पायामेटर, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर। नाम आप ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर वाली होती है ड्यूरामेटर, मिडल वाली arachnoid, सबसे अंदर वाली पियामेटर। तो एपिथैलेमस जो है यानी रूफ ऑफ द डायनसिफिलॉन, it is fused with pia-matter to form anterior choroid plexus that produces CSF। लास्ट सेशन में जब हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि कोरॉइड प्लेक्सिस इसे बनाता है। प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, चाहे ब्लड वेसल्स का हो चाहे नर्व्स का हो। तो यहां ब्लड वेसल्स का जिक्र हो रहा है, तो ब्लड में से ही फिल्टर आउट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑन द एंटीरियर साइड एपिथैलेमस हैज पाइनियल ग्लैंड। अभी अभी हमने जिक्र किया पाइनियल का या पीनियल ग्लैंड का। पाइनियल का दूसरा नाम इपीफाइसिस, थर्ड आई, बायोलॉजिकल क्लॉक, सीट ऑफ सोल, ये सभी नाम पाइनियल ग्लैंड के हैं। बहुत पुराने समय में पहले पाइनियल को वेस्टिजियल स्ट्रक्चर माना जाता था कि भाई इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर हमें पता चला कि पाइनियल के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लोअर एनिमल्स में पाइनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स जैसे स्फिनोडॉन, मैंने रेप्टिलिया पढ़ाते समय ये बात बताई भी थी। वहां पे पाइनियल कैन डायरेक्टली परसीव लाइट, फोटो रिसेप्शन कर सकती है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पाइनियल हैज लॉस्ट दिस एबिलिटी ऑफ डायरेक्ट फोटो रिसेप्शन। हमारे केस में पाइनियल ग्लैंड को दिन है या रात है, रोशनी है या नहीं है, ये आंखों के जरिए पता चलता है। लाइट जो है आईज परसीव करती हैं और पाइनियल को बताती हैं। सो अकॉर्डिंगली पाइनियल ग्लैंड अपने हार्मोन्स बनाती है। डार्क फेस में मेलाटोनिन है, लाइट फेस में सीरोटोनिन ज्यादा है, जो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करते हैं। इसीलिए पाइनियल को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है एनी सेल और टिश्यू, एक सिंगल सेल भी बायोलॉजिकल क्लॉक हो सकता है। एनी सेल और टिश्यू विच शोज अ रिदम इन इट्स एक्टिविटी, वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें एक रिदम शो करे कि भाई रात के समय ज्यादा, दिन में कम, या दिन में ज्यादा रात में कम, तो हम उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कह देते हैं। ठीक है जी। सीट ऑफ सोल, ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ आत्मा विराजमान है हमारी। जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं ना कि भाई आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन जब आप करेंगे यहाँ पे फोकस कीजिए, तो जो पाइनियल ग्लैंड है आप उसे एक्टिवेट रखते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है जी। सो पाइनियल जो है बचपन में तो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, पाइनियल स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, और उसे हम ब्रेन सैंड कहते हैं। कई बार ना ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्रेन सैंड क्या है? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम विच आर प्रेजेंट इन द पाइनियल ग्लैंड। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स वाला, वो जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें पाइनियल ग्लैंड का फिर से जिक्र करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन। जिस रूम में आप बैठे हैं वो डायनसेफेलॉन है, उसकी रूफ एपिथैलेमस है जिसके साथ ये पाइनियल ग्लैंड अटैच्ड है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक, थर्ड आई, सीट ऑफ द सोल, ये सब इसी के नाम है। और ये हार्मोन्स कौन से बना रही है?
It produces two important hormones, melatonin, serotonin. Melatonin is more during scotophase or the dark phase. जब अंधेरा है, जब आंखें लाइट परसीव नहीं कर रही, तो पाइनियल ज्यादा अमाउंट में मेलाटोनिन बनाती है, राइट? जब दिन का समय है, जब रोशनी है, फोटोफेस है, तो पाइनियल ज्यादा सीरोटोनिन बनाती है। तो मेलाटोनिन सीरोटोनिन का लेवल वेरी करता है रोशनी के हिसाब से, दिन या रात के हिसाब से। ये बनते कौन से अमीनो एसिड से हैं, याद रखिएगा, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते समय भी ये बताया था, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से पाइनियल हार्मोन्स बनते हैं, राइट? डायनसेफेलॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, एपिथैलेमस बता दिया। थैलेमाई क्या होते हैं, ये थैलेमस क्या है? थैलेमाई आर द रिले सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। Thalamus is the major coordinating center or the relay center for sensory and motor signaling. रिले करना, किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से आई और उसे आगे पास ऑन करना है। सो दे रिले सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट दैट ऑफ स्मेल। स्मेल वाली जो सेंसरी इंपल्सेस हैं वो थैलेमस के थ्रू होके नहीं जाती, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे यही पूछा जाएगा, रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन कौन से है? मैं लिख देता हूं जी, नीट में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। The relay centers of the brain are thalami or the thalamus. They relay sensory impulses except that of smell. Smell वाली जो impulses हैं वो directly पहुंचती हैं अपने respective center तक. So in this diagram you can see this structure labeled as thalamus. आप बता सकते हैं ये सब क्या है? यहाँ पे ये हो जाएगा जी pons, और pons का मतलब होता है bridge, उसके बाद pons continued है आगे मेडुला ऑब्लोंगाटा में, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूड है आगे स्पाइनल कॉर्ड में। मिड ब्रेन का भी जिक्र करना है अभी हमने, सेरिबेलम भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर से डायग्राम देख लेते हैं जी, यहाँ पे जिक्र करना है हमने हाइपोथैलेमस का, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जस्ट फ्यू ग्राम्स इन वेट, but it is essential for the survival of the species. It regulates behavior which is essential for survival of the species. Feeding behavior, भूख लगना, प्यास लगना, संतुष्टि महसूस होना, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए को लेकर के सेंटर, थर्मो रेगुलेशन को लेकर के जो कंट्रोल सेंटर है, ये सब हाइपोथैलेमस में है। सो हाइपोथैलेमस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। जानते हैं जी इस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में। It lies at the base of the thalamus. मैंने कहा कि hypothalamus forms floor of the diencephalon, right जी? Hypothalamus has number of centers which control body temperature, urge for eating, drinking. मैंने आपको बताया ना, भूख लगना या ना लगना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पेट में खाना भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। अगर ऐसा होता कि पेट भरा हुआ और कभी भूख ही नहीं लगेगी, तो सर्जरी करके पेट में आप पत्थर भर दीजिए, फिर तो कभी जिंदगी भर भूख ही नहीं लगेगी क्योंकि पेट भरा हुआ है। नो, इट इज समथिंग एल्स विच रेगुलेट्स योर फीडिंग बिहेवियर। कोई मैसेज आता है ब्रेन के किसी सेंटर से जो आपको ये कहता है, हाँ जी अब खाना खाइए, भूख लगी है, और फिर मैसेज आता है कि बस अब खाना बंद करो, संतुष्टि हो गई है, सेटिस्फेक्शन हो गई है। तो वो जो हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सेटाइटी सेंटर मतलब सेटिस्फेक्शन सेंटर, वो हाइपोथैलेमस में है। तापमान रेगुलेट करने वाला जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में है। डेथ के बाद लाश ठंडी पड़ जाती है, आप जानते हैं, एल्गोर मोर्टिस कहते हैं। यू नो दिस थिंग, एल्गर मोर्टिस, द फॉल इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, दैट इज बिकॉज द हाइपोथैलेमस स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो डेड बॉडी जहां जिस रूम में रखी है, जो तापमान उस रूम का होगा वही तापमान डेड बॉडी का हो जाता है। तभी कहते हैं ना लाश ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने काम करना बंद कर दिया। सो एल्गर मोर्टिस इज द फॉल इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। चलो हाइपोथैलेमस के बारे में आगे जानते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इट इज न्यूरो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जब आप कहते हैं ना कि कोई चीज न्यूरो एंडोक्राइन है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम भी ये कर रहा है, और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड काम भी हाइपोथैलेमस कर रहा है। So it has neural functions as well as endocrine functions. When you say endocrine, that is related to hormone secretion. Hypothalamus neurohormones बनाता है खास तरह की, और नर्वस फंक्शंस तो बताइए, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सैटिस्फैक्टी सेंटर, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर।
हाइपोथैलेमस के साथ ही जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो आपने देखा ये वाली ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जी। हाइपोथैलेमस के खास तरह के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो कि न्यूरॉन्स हैं, ये हार्मोन्स बनाते हैं। कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं एक्सॉन्स के जरिए, कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं एक्सॉन्स के जरिए। आपको उन हार्मोन्स के नाम पता है? आपने जूनियर क्लासेस में भी ये नाम सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन, जिसे बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, एंड वेसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन का जिक्र हमने किया था जब हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां वेसोप्रेसिन का रोल बताया था। सो हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है। हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स कुछ तो डायरेक्टली एक्सॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, कुछ न्यूरो हार्मोन्स ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड उन्हें एंटीरियर पिट्यूटरी तक ले जाता है। So hypothalamic neurohormones regulate activity of pituitary gland. हाइपोथैलेमस का न्यूरो हार्मोन पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि भाई पिट्यूटरी तुम अपना हार्मोन रिलीज करो। जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, जिस हार्मोन का नाम ले रहा हूं मैं, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक न्यूरो हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करेगा। वो ब्लड वेसल्स इस न्यूरो हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी तक ले जाएंगी और ये इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देंगी कि एंटीरियर पिट्यूटरी अब तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, GH। दैट इज व्हाई आई सेड हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट जी। चलो हाइपोथैलेमस के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। हाईली वेस्कुलर, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, regulates behavior essential for survival of species. स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए फीडिंग, फाइटिंग, फ्लीइंग, मेटिंग, सेक्स डिजायर, लिबिडो, ये सारे सेंटर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस एंड ऑल दैट, वो सब रेगुलेट हो रहे हैं यहां से। सो सेक्सुअल सेंटर, सेक्स ड्राइव, लिबिडो, सेक्स डिजायर, ये भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। इट हैज हंगर सेंटर, मतलब भूख लगना, प्यास लगना, संतुष्टि महसूस होना, सेटिस्फैक्शन यानी सटाइटी सेंटर, थर्स्ट सेंटर, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ये सभी हाइपोथैलेमस में ही लोकेटेड है। हंगर सेंटर स्पेसिफिकली लेटरल हाइपोथैलेमस में है एंड सटाइटी सेंटर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में। अगर आपसे ये ना भी याद हो तो चलेगा, बस इतना याद रखना कि हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सटाइटी सेंटर, द सेंटर फॉर सेक्सुअल डिजायर्स और द लिबिडो, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, इमोशनल रिएक्शंस, सारे काम हाइपोथैलेमस कर रहा है। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, राइट। चलो आगे बढ़े। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूक्लियाई? याद कीजिए, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर सिंपल, जिसमें सेल बॉडी, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स ये होते हैं। सेल बॉडीज के कलेक्शन को न्यूक्लियाई कहते हैं अगर ये कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो गैंग्लिया बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। सो व्हाट आर न्यूक्लियाई? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। न्यूक्लियाई है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, और ये सिक्रीट करते हैं खास तरह के बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं। गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया है कि इसी तरह का सेल बॉडी का कलेक्शन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो गैंग्लिया कहलाएगा। चीज वही है, सेल बॉडीज का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर होगा तो न्यूक्लियाई कहलाएगा, सीएनएस के बाहर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो गैंग्लिया कहलाएगा। हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो वर्ड डिराइव्ड है हाइपोथैलेमस से, हाइपोफाइसियल वर्ड डिराइव्ड है हाइपोफाइसिस से यानी पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है।
So this network of blood vessels between hypothalamus and anterior pituitary is hypothalamo-hypophyseal portal system, जिसके जरिए न्यूरो हार्मोन्स रीच करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और कुछ न्यूरो हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं डायरेक्टली एक्सॉन्स के थ्रू, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया भी था। यहां पे देख लेते हैं जी, ये देखिए, ये रहे ना वो एक्सॉन्स, न्यूरॉन्स जो है जिन्होंने हार्मोन बनाए, और एक्सॉन के जरिए ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचे। एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स किस तरह से पहुंचे थे? बाय दोस ब्लड वेसल्स, राइट जी, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो हमने पढ़ा। ओके जी, इज इट क्लियर? न्यूरो हार्मोन्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो डायनसिफिलॉन का जिक्र हमने करा, मैं एक बार फिर से बता दूं, फोर ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेंसिफिलॉन, फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स, सेरिब्रम, डायनसिफिलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब्स। डायनसिफिलॉन को रूम की तरह इमेजिन कीजिए, इसकी रूफ एपिथैलेमस, इसका फ्लोर हाइपोथैलेमस, इसकी दीवारें थैलामाई, और इसकी कैविटी डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। एपिथैलेमस के साथ जुड़ी होती है पाइनियल ग्लैंड, which is the seat of soul, also called epiphysis, biological clock, right? जो कि सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, सीरोटोनिन। हाइपोथैलेमस अभी अभी हमने डिस्कस करा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हाइपोथैलेमस में है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इट रेगुलेट्स द बिहेवियर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है, हाइपोथैलेमस के न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। चलो जी, डायनसेफेलॉन हुआ ओवर। तो फोर ब्रेन में हम सबने सीख लिया सेरिब्रम, हमने जान लिया डायनसेफेलॉन के बारे में। देखो, याद आपको रखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, पहली बार में ही सुनने पे हो सकता है चीजें याद ना हो, लेकिन फोकस्ड रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो जरूर सीखेंगे। कुछ परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो रिटेन उसी समय हो जाएगी, बाकी जो आपने लिखा है उसे जाके जब रिवाइज करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार फिर से लिख लिख के देखेंगे, अपने आप याद होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और अच्छे से याद हो जाएगा। कोई डाउट होगा अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। परफेक्शन ऐसे ही आती है धीरे धीरे। चलो जी, अब पढ़ते हैं फोर ब्रेन का अगला हिस्सा, यानी ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्शन वर्ड सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी बोल देते हैं हम, प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ सेरिब्रम, राइट। ये देखिए, दे कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल। ह्यूमंस में सेंस ऑफ स्मेल कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जब मैं आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स में सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताऊंगा ना, वहां हम पढ़ लेंगे कि नोज का जो अपर रीजन है, वहां पे ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, मेम्ब्रेन है, जहां पे बोमेन्स ग्लैंड्स भी हैं जो म्यूकस बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था। हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, दे आर बाइपोलर न्यूरॉन्स ओनली। जब मैंने न्यूरॉन्स आपको बताए थे तो बाइपोलर न्यूरॉन्स बताए थे। सो सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमंस में कोई ज्यादा डेवलप नहीं है, कार्निवोर्स में बड़ी अच्छी है सेंस ऑफ स्मेल, शार्क में एंड इवन डॉग्स में भी। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ह्यूमंस में अगर हम कंपेयर करें, फीमेल्स हैव बेटर सेंस ऑफ स्मेल एज कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स का सेंस ऑफ स्मेल उनके ओव्यूलेटरी डेज के आसपास, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवुलेशन के दिन होते हैं, जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है ना, उन दिनों में फीमेल का सेंस ऑफ स्मेल और ज्यादा बेटर हो जाता है। कभी सोचिएगा कि ऐसा क्यों है, ओवुलेशन के दिनों के आसपास फीमेल्स में सेंस ऑफ स्मेल क्यों ज्यादा एनहेंस होता है? नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। फिर से क्लू दे दिया मैंने आपको। चलिए जी, फोर ब्रेन की कहानी खत्म हुई, अब हम आ गए मिड ब्रेन में। फोर ब्रेन, प्रोसेंसिफिलॉन ओवर। मिड ब्रेन यानी मीजनसिफिलॉन, क्या जानना है हमने मिड ब्रेन के बारे में? देखते हैं जी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है मिड ब्रेन के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, रिटेन रखिएगा। ऑप्टिक लोब्स के बारे में पर्टिकुलरली। नाउ मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का हिस्सा है ना पॉन्स। हाइंड ब्रेन में और क्या क्या आता है? मेडुला है, सेरिबेलम है एंड पॉन्स है। तो पॉन्स और हाइपोथैलेमस के बीच का एरिया मिड ब्रेन कहलाता है जी, राइट। कैन यू सी? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स दिख रहा है जी आपको इस डायग्राम में? ग्रेट, ये रहा जी हमारा मिड ब्रेन।
एक छोटा सा स्टॉक जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है, भाई सबसे बड़ा तो सेरिब्रम ही है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। वो दोनों आप हटाएंगे तो नीचे एक स्टॉक जैसी चीज नजर आएगी। ब्रेन स्टेम का भी अभी हम जिक्र करेंगे। यहां देखिए बड़ी खूबसूरती से मिड ब्रेन अलग से दिखा दिए गए आपको, है ना, एक सोलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है मिड ब्रेन। ये वाली चीज सेरिबेलम है। नीचे आपको इधर पॉन्स एंड मेडुला दिख रहे हैं। मिड ब्रेन जो है इसका डॉर्सल पोर्शन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कैन यू सी दीज स्वोलन स्ट्रक्चर्स? ये और ये और ये 4 स्वेलिंग्स जो हैं दे आर कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या फिर ऑप्टिक लोब्स भी बोल देते हैं। कैन यू सी द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑफ द मिड ब्रेन? लेबल्ड है यहां पे। नाउ when you say corpora quadrigemina or the optic lobes, let's compare the optic lobes in case of non-mammals with mammals. Mammals के केस में optic lobes are 4 in number. We humans are mammals ना, तो हमारे में corpora quadrigemina है, जिसमें we have inferior corpora. There are 2 inferior corpora and there are 2 superior corpora, right? Now मैमल्स में सॉलिड होती हैं ऑप्टिक लोब्स विदाउट एनी कैविटी, देयर इज नो ऑप्टोसी, एंड दीज आर कंसर्न्ड विद विजन एज वेल एज हियरिंग। ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक लोब्स ऑफ मैमल्स, कहा तो ऑप्टिक है, ऑप्टिक मींस विजन, लेकिन ऑप्टिक लोब्स आर कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ विजन एज वेल एज सेंस ऑफ हियरिंग। सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं ना, बेसिकली ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? रिफ्लेक्सेस, द रिफ्लेक्सेस कमिंग फ्रॉम iris and eyelids and the reflexes coming from the cavity of the middle ear. All in all जो आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है वो सुनिएगा ध्यान से। मैमल्स में 4 हैं ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नॉन मैमल्स में 2 हैं, तो कॉर्पोरा बाइजेमिना कह देते हैं वहां पे। हमारे में जो 4 हैं, देयर आर 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड देयर आर 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम आइरिस एंड आईलिड्स, यानी विजुअल रिफ्लेक्सेस, जैसे पलक झपकने का रिफ्लेक्स है ना, प्यूपिल के बड़े छोटे होने का रिफ्लेक्स है, आइरिस और आईलिड्स का जो रिफ्लेक्स है ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल कर रहे हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो रिफ्लेक्स है, मान लो जैसे जोर से धमाका हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो हम एकदम से ऐसे घबरा जाते हैं ना, हमारे हाथ हमारे कानों की तरफ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भी एक रिफ्लेक्स सेक्शन है, अभी आगे रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंफीरियर कॉर्पोरा जो हैं दे कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द कैविटी ऑफ मिडल ईयर, टिम्पैनिक कैविटी से, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये डिफरेंसेस हैं जी, राइट? चलिए, मिड ब्रेन में भी न्यूक्लियाई भी हैं और ट्रैक्ट भी हैं। व्हेन यू से न्यूक्लियाई दैट मींस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सॉन्स हैं न्यूरॉन्स के, उनके कंप्लीट बंडल्स जो बन जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक्सॉन्स के बंडल्स को ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है जी। एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स पेयर्ड बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स नोन एज सेरिब्रल पिडंकल्स। ये रहे पिडंकल्स, राइट जी, सेरिब्रल पिडंकल्स। 2 चीजें थी ना मिड ब्रेन में, सेरिब्रल पिडंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Cerebral peduncles consists of axons which conduct nerve impulses from motor areas in cerebral cortex to spinal cord, pons and medulla. So basically आप मोटी मोटी बात जो है याद रख लीजिए, cerebral peduncles में axons हैं जो कि इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर रहे हैं, नर्व इंपल्सेस कंडक्ट कर रहे हैं मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और पॉन्स की तरफ एंड मेडुला की तरफ। चलिए, पोस्टीरियर पार्ट जो है मिड ब्रेन का दैट इज कॉल्ड टेक्टम। ये टर्मिनोलॉजी याद रख लीजिएगा। 2 सुपीरियर एलिवेशंस आर नोन एज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। अभी अभी जिक्र किया मैंने सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का, ये रहा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं डायग्राम, टर्मिनोलॉजी भी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। भाई अगर न्यूरोसर्जन बनना है आपने आगे जाकर के, तो जड़ें अभी से मजबूत करनी है ना, आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी है, तो टर्मिनोलॉजी से तो फेमिलियर होना पड़ेगा भाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई दे सर्व रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस। पलक झपकने का जो रिफ्लेक्स है, जब हम रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा
जैसे मान लो आपकी आंख की तरफ कोई अप्रोच करे तो हम ऐसे पलक झपकते हैं, इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये रेगुलेट कहां से हो रहा है? सारे रिफ्लेक्सेस कोई स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रेगुलेट नहीं होते। जैसे गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हुआ। ब्रेन भी कई रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है, तो मिड ब्रेन मेनली इन रिफ्लेक्सेस के लिए है। सुपीरियर कॉलिकुलाई फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, राइट जी। These are also the responsible reflexes that govern movement of the head, eyes and trunk in response to visual stimulus. तो ये visual reflexes हो गए। ऐसे जो inferior colliculi होते हैं ना, inferior colliculi are part of auditory pathway। अभी अभी मैंने बताया ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, जोर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आप ऐसे करके डर गए, आपने अपने कान को बचाना चाहा, ये रेगुलेट करा है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई में। ये रहे जी इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ये रहे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सो चार हो गए, दो सुपीरियर दो इंफीरियर, मिड ब्रेन का ही हिस्सा हुए ये। सो यही मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। These two nuclei are also reflex centers for startle reflex. What is this startle reflex? Sudden movement of the head, eyes and trunk that occur when you are surprised by a loud noise such as a gunshot। आराम से आप रूम में बैठे पढ़ रहे, बाहर जोर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऐसे करके घबरा जाते हैं हम, है ना। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स। हाथ कानों की तरफ जाते हैं, हाँ ऐसे करते मुंह खुल जाता है, क्यों? क्योंकि बाहर का जो एयर प्रेशर डिस्टर्ब हुआ है, हमारा माउथ खुलता है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। ईयर में हम पढ़ेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है कान का पर्दा, उसके दोनों तरफ हवा होती है। बाहर का एयर प्रेशर डिस्टर्ब हुआ तो अंदर का भी एयर प्रेशर इक्वलाइज होना चाहिए। यूस्टेचियन ट्यूब का रोल हम पढ़ेंगे, जो कैविटी ऑफ मिडल ईयर को नेजोफेरिंग्स के साथ जोड़ती है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। सो बेटा मिड ब्रेन में याद रखने वाली बातें मोटी मोटी हैं कि मिड ब्रेन में सेरिब्रल पिडंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी ऑप्टिक लोब्स हैं। मैमल्स में ऑप्टिक लोब्स चार हैं, टू सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, टू इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलाई को सुपीरियर कॉर्पोरा ऐसे भी बोल देते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई दे कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम आइरिस एंड आईलिड्स। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल रिफ्लेक्सेस फ्रॉम कैविटी ऑफ मिडल ईयर, टिम्पेनिक कैविटी, जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स मैंने बताया। याद हुई ना चीजें, बार बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। चलो जी, मिड ब्रेन के बारे में एक दो बातें और सुनिएगा जी। पार्किंसंस डिजीज आपने नाम सुना हुआ है ना, इसलिए मैं यहां पे ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं। मिड ब्रेन में और भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट सबस्टेंशिया नाइग्रा, विच आर लार्ज एंड डार्कली पिगमेंटेड। मिड ब्रेन के खास न्यूक्लियाई का नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। यहां के न्यूरॉन्स डोपामीन रिलीज कर रहे हैं। डोपामीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज helping to control the subconscious muscle activities. Loss of these neurons is associated with Parkinson's disease. हम पढ़ेंगे Parkinson's disease के बारे में। Just remember, midbrain में substantia nigra, dopamine and Parkinson's disease. How they are related? वो हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन के जो बाकी न्यूक्लियाई हैं, दे आर एसोसिएटेड विद टू पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी थी? 12 पेयर्स। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉस। एक से लेकर के 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम मैंने बता दी। कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। क्रेनियल नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिड ब्रेन के साथ जुड़ी हैं। तो मिड ब्रेन के साथ कौन सी क्रेनियल नर्व्स जुड़ी हैं, जिक्र वही होने जा रहा है यहाँ पे। अदर न्यूक्लियाई इन द मिड ब्रेन आर एसोसिएटेड विद टू पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, यानी ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व नंबर 3 एंड ट्रॉक्लियर यानी क्रेनियल नर्व नंबर 4। मिड ब्रेन में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। Midbrain has ether or aqueduct of Sylvius which connect third ventricle with fourth ventricle. सुनो सुनो, मिड ब्रेन के अंदर एक डक्ट है, उस डक्ट का नाम है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। वो क्या कर रहा है? जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डायंसेफेलॉन की कैविटी को डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जुड़ा है। वेंट्रिकल्स आर द फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस।
फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जुड़ा है इसी ईटर के जरिए, या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। ये रहा जी एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये रहे लेटरल वेंट्रिकल्स। ये जो ब्लू ब्लू कलर से दिखाई गई ना, इस सारी चीज में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जो दो हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो लेटरल वेंट्रिकल्स है, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, जिनको पैरासील भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेट करके चलिए और रिटेन करके चलिए, ये काम आएगी आगे सारी इंफॉर्मेशन, राइट। चलो जी, ईटर भी समझ आ गया आपको मिड ब्रेन का। ये एक बार यहाँ पे रेड कलर से दिख रहे हैं आपको, राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, हॉर्न्स जैसी चीज लग रही है ना ये, ठीक है जी। सो सेरिब्रल एक्वेडक्ट का हमने जिक्र करा यहाँ पे, जिसे एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर कहते हैं। क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ये किसको और किसको कनेक्ट कर रही है। इट इज कनेक्टिंग द थर्ड वेंट्रिकल विद फोर्थ वेंट्रिकल, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये रहा सेरिब्रल एक्वेडक्ट आपके सामने लेबल्ड है जी। बढ़ सकते हैं आगे। अब हम कहां तक पहुंच गए, हाइंड ब्रेन तक। देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ब्रेन, कितनी टर्मिनोलॉजी है, कितना कुछ याद रखने वाला है। सो ये हम तभी याद रख पाएंगे जब हम वाकई ही फोकस्ड है अपने गोल के लिए, वाकई ही हम चाहते हैं कि एक मुकाम जिंदगी में हासिल करना है और उसे पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ना है भाई, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। मोटी मोटी बातें बता दूं, तीन चीजें हाइंड ब्रेन में। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, इट कनेक्ट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। पॉन्स में ही ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एन्यूस्टिक सेंटर होता है ना। तो चलो जी, पॉन्स का मतलब है दैट इट इज गोइंग टू कनेक्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। अब आप देख लीजिए ये वाला हिस्सा है पॉन्स, पॉन्स आगे कॉन्टिन्यूड है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और वो आगे कॉन्टिन्यूड है स्पाइनल कॉर्ड। Pons has aneustic area and pneumotaxic area for regulating respiration. अगर आपको याद हो, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज चैप्टर में हमने रेगुलेशन वाला पार्ट जब पढ़ा था, तो मैंने बताया था मेडुला में मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया है विच मेंटेन्स बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा पॉन्स में न्यूमोटेक्सिक एरिया एंड एन्यूस्टिक एरिया है, राइट जी। इसके अलावा क्या है जी, पॉन्स हैज न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद फॉलोइंग 4 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या है, जो ब्रेन के साथ जुड़ी हैं। तो भाई ब्रेन के कौन से हिस्से के साथ कौन सी क्रेनियल नर्व जुड़ी है, यही बता रहा हूं। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व नंबर 5, एब्ड्यूसेंस नंबर 6, फेशियल नंबर 7, वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व 8th क्रेनियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व को ही ऑडिटरी नर्व कहते हैं। So pons मतलब bridge, it connects different areas of brain. Pons has anoustic area and pneumotaxic area for regulating breathing. Certain cranial nerves are attached with pons. ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मिड ब्रेन में भी cranial nerves बताई थी, ऐसे यहां भी हैं cranial nerves। ठीक है जी, आगे बढ़े। cerebellum, the second largest part of the brain is cerebellum and it is also called little brain. Important, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन। छोटा दिमाग कौन सा है, इट इज सेरिबेलम, पीछे की तरफ है। सेरिबेलम में 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, जैसे सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, यहां सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है। इट इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड इरेक्ट पोस्चर। देखिए हम बाइपीडल लोकोमोशन, हम 2 टांगों पे खड़े हैं, हम खड़े खड़े ऐसे गिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स, हमारी आईज लगातार सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो हमारा बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बना के रखता है सेरिबेलम। इंपॉर्टेंट, इसमें 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं एंड देयर इज अ मिडल वर्म लाइक पोर्शन, दैट मिडल वर्म लाइक पोर्शन इज कॉल्ड वर्मिस। इंपॉर्टेंट है, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सेरिब्रल एंड सेरिबेलर। सेरिबेलम की बात हो रही है, तो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं और बीच में एक मिडल वर्म लाइक पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड वर्मिस। Cerebellum accounts for about a tenth of the brain mass, but it contains nearly half of the neurons of the brain. बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। इसके gyri and sulci they are more symmetrical.
ये देखिए मिडल वर्म लाइक पोर्शन जो मैं कह रहा था वर्मिस, ये होता है वो, राइट जी। सेरिबेलम इज पोस्टीरियर टू मेडुला एंड पॉन्स एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो पीछे का हिस्सा है उसके नीचे है ये सेरिबेलम, पीछे की तरफ वाला हिस्सा है, राइट जी। नाउ सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस हैं। कॉन्वोल्यूशन का मतलब होता है फोल्डिंग्स। गायरा सल्काए तो यहां भी है। In order to provide additional space for more and more neurons, इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स भी हैं जिन्हें परकिंजे सेल्स कहते हैं। परकिंजे फाइबर्स तो आपने हाथ में पढ़े हैं ना। सेरिबेलम के पास हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं विच आर कॉल्ड परकिंजे सेल्स, नॉट परकिंजे फाइबर्स, वो हाथ में पढ़े हैं हम। So can you see here pons, can you see here cerebellum, and you can see this medulla which is continuous with spinal cord. Cerebellum may be gray matter or white matter. White matter is dispersed in the gray matter and it gives the appearance of a tree-like structure. अगर हम देखें तो हमें cerebellum में white matter ऐसे पेड़ की शाखाओं की तरह नजर आता है। White matter is arranged in the form of patches, giving appearance of a tree-like structure called arbor vitae or the tree of life. Important. They can ask you, where is the tree of life present? Where is arbor vitae present? Cerebellum. Gyri and sulci are more symmetrical. It has Purkinje cells, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, which are highly complex neurons. Right जी? ट्री ऑफ लाइफ में आर्बर वाइटे में व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स तो हैं ही हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है जी। सेरिबेलम के फंक्शंस मोटा मोटा मैंने बताया कि भाई बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम रेगुलेट कर रहे हैं। इट कॉन्स्टेंटली रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोप्रियोरिसेप्टर्स इन मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, आईज में से इक्विलिब्रियम के लिए जहां जहां रिसेप्टर्स हैं। देखो हम ऐसे सीधे खड़े हैं, हम यूं गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि लगातार शरीर में अलग अलग जगहों से मैसेज पहुंच रहा है सेरिबेलम तक कि बैलेंस डिस्टर्ब होने वाला है, तो सेरिबेलम उस बैलेंस को मेंटेन करता है। आंखें भी बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। आंखें बंद करके आप बहुत ज्यादा देर नहीं चल पाएंगे, हमें लगेगा हम गिर ना जाएं कहीं। दैट मीन्स विजुअल इंपल्सेस भी बैलेंस बनाने में रोल प्ले करती हैं। दो कान है हमारे, दोनों चाहिए आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए। ईयर का इनफैक्ट प्राइमरी फंक्शन ही मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस होता है। हियरिंग जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है। ईयर का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगी आपको ये बात। सेरिबेलम रेगुलेट्स रैपिड मूवमेंट्स लाइक रनिंग, टाइपिंग। इट मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, मसल्स की टोन बना के रखता है। अल्कोहल जब इंसान लेता है तो हम कहते हैं ना चाल लड़खड़ाने लगती है, बैलेंस बिगड़ता है। Alcohol affects the cerebellum, so the balance gets disturbed. That's why the person is not able to stand properly or walk properly. Now the last part comes, that is medulla oblongata, conical posterior most part जो कि spinal cord से continue है. Medulla is continuous with superior part of spinal cord and it is also forming the brain stem. Brain stem का हिस्सा है, अभी हम brain stem का जिक्र करेंगे. It begins at foramen magnum and extends to inferior border of pons. Foramen magnum याद है आपको? ऑक्सीपिटल बोन थी पीछे वाली, उसमें एक बड़ा सा अपर्चर होता है फोरामेन मैग्नम, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट्स विद ब्रेन, राइट जी। इट्स व्हाइट मैटर कंटेन्स ऑल सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड मोटर यानी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब ये ट्रैक्ट्स क्या है? देखिए जी, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ एक्सॉन्स ऊपर जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, ब्रेन से कुछ एक्सॉन्स नीचे आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उन्हीं को ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये प्रेजेंट है जी यहाँ पे, राइट। Now, medulla is posterior, conical and hindermost part of brain. Its roof is fused with pia mater to form posterior choroid plexus जो कि cerebrospinal fluid बनाता है। याद कीजिए anterior choroid plexus कहां बताया था? Diencephalon की रूफ एपिथैलेमस फ्यूज्ड विद pia mater, ऐसे ही मेडुला की जो रूफ है दैट इज फ्यूज्ड विद pia mater टू फॉर्म posterior choroid plexus, राइट। इट हैज टू लेटरल अपर्चर्स, इंपॉर्टेंट, यहां पे दो लेटरल अपर्चर्स है साइडों में, दे आर कॉल्ड फोरामिना ऑफ लिश्का। ये दिखे जी लेटरल अपर्चर्स फोरामिना ऑफ लिश्का,
and there is one median aperture called foramen of Magendie. ये मेडुला के एपर्चर्स का जिक्र हो रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज लिख लिख के याद कीजिएगा. फोरामिना ऑफ लिश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडी मेडुला में है. ये एपर्चर्स क्या करते हैं? दे आर परमिटिंग द एग्जिट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्लियर है जी? सीएसएफ वेंट्रिकल्स के अंदर कैसे फ्लो कर रहा है? राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू, थर्ड वेंट्रिकल और डायोसील, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर के थ्रू, फिर मेडुला में जो है फोरामिना ऑफ लिश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडी है, जहां से सीएसएफ बाहर की तरफ एग्जिट करता है. ओके, मेडुला में भी न्यूक्लियाई हैं जी, और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं. कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स हैं, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया. मेडुला में ना बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं, वॉमिटिंग के लिए, सलाइवेशन के लिए, स्वेटिंग के लिए, कार्डियो स्टिमुलेटरी एरिया, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम फॉर रेस्पिरेशन. ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपको. वॉमिटिंग के लिए सेंटर कहां है, स्वेटिंग के लिए कहां है, सलाइवेशन के लिए कहां है, पेरिस्टाल्सिस के लिए कहां है, ये सारी चीजें मेडुला रेगुलेट कर रहा है. इसके अलावा वेसोमोटर सेंटर है विच रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स. Cardiovascular center regulates the rate and force of heartbeat, diameter of blood vessels. Medullary rhythmicity area adjusts the basic rhythm of breathing. Respiratory system में भी पढ़ा हुआ है हमने medullary rhythmicity area. ठीक है. Now मेडुला के साथ मैंने बताया था वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है, ऑडिटरी नर्व याद कर लीजिएगा, राइट, जो कि इनर ईयर में हम कॉक्लिया के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टिबुलर अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे. सो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए जो है हमारा इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल है. ध्यान दीजिएगा, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व का जिक्र करने जा रहा हूं. द कॉक्लियर न्यूक्लियाई ऑफ मेडुला आर पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन. Vestibular nuclei of medulla and pons are components of equilibrium pathway from the inner ear. Roughly याद रख लीजिए इस चीज को, that medulla में cochlear nuclei हैं, medulla में vestibular nuclei present है. इसके अलावा बहुत सारी cranial nerves हैं जो medulla से जुड़ी हैं. Vestibulo-cochlear nerve तो बताया ही मैंने आपको, auditory nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, accessory nerve, hypoglossal nerve, ये मेडुला के साथ जुड़ी हैं. आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा मेडुला के फंक्शंस याद रखने हैं. हमें ये ध्यान रखना है कि मेडुला में फोरामेन ऑफ लिश्का, फोरामेन ऑफ मैगेंडी क्या है, और मेडुला के साथ भी क्रेनियल नर्व्स जुड़ी हैं. देख लीजिए जी, मेडुला ऑब्लोंगाटा में वॉमिटिंग के लिए सेंटर, स्वेलोइंग के लिए, स्नीजिंग के लिए भी, कफिंग के लिए, हिकअपिंग के लिए, हिचकी आना जिसे हम कहते हैं, सलाइवेशन के लिए, पेरिस्टाल्सिस के लिए, स्वेटिंग के लिए, कितने सारे सेंटर्स जो हैं वो मेडुला में प्रेजेंट हैं. सो हियर इज मेडुला. याद रहेंगे ना सारे सेंटर्स जो मैंने बताए हैं, स्वेटिंग, सलाइवेशन, पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग, कार्डियो स्टिमुलेटरी एरिया, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, वेसोमोटर सेंटर फॉर रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, स्नीजिंग, कफिंग, हिकअपिंग, सब मेडुला करवा रहा है. राइट जी, क्लियर है. अब ये ब्रेन स्टेम क्या है सुन लो जल्दी से. मिड ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन लाइक पॉन्स एंड मेडुला दे फॉर्म ब्रेन स्टेम. एक स्टेम जैसी चीज जिसके ऊपर पूरा ब्रेन टिका है. इसमें मिड ब्रेन है, पॉन्स है एंड मेडुला है. डायनसेफेलॉन मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड. सो दिस इज व्हाट इज ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, जिसके ऊपर पूरा ब्रेन टिका हुआ है, ऐसा लगता है देखने में. सो ये रहा जी ब्रेन स्टेम, जिसमें आ गया मिड ब्रेन और पॉन्स. क्लियर हुआ? कितनी सारी चीजें आज आपने सीखी. नहीं मजा आया आपको? देख लो कि न्यूरोसाइंस कितना मुश्किल है ना. मुश्किल तो है भाई, क्योंकि टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लेक्स है और इस ब्रेन के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स समाये हुए हैं, उनके नाम याद करना, उनके फंक्शंस याद करना. लेकिन do not underestimate the ability of your brain. आप ये सब चीजें याद रख सकते हैं. कितना अच्छा फील होता होगा जब आप स्कूल में या कॉलेज में जब कोई डिस्कशन हो रहा होता है और आपको दूसरों से ज्यादा पता है, आपके टीचर या स्टूडेंट्स कोई चीज पूछें और आप उसका जवाब फटाफट दे पाए. कॉन्फिडेंस ही अलग होता है. वो यही कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना है अपने इन सेशंस में. राइट? जो भी रनिंग नोट्स आपने बनाए हैं इन्हें आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, ये आप मुझे प्रॉमिस करिए.
अगले सेशन में मिलेंगे, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे, साइनेप्सिस क्या है, रिफ्लेक्सेस क्या है और कई खूबसूरत बातें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्प्रेड लव, पीस एंड पॉजिटिविटी। बाय बाय।